संवाददाता एवं संचार विश्वविद्यालय खंडवा मध्य प्रदेश का निदेशक डॉक्टर संदीप भट्ट हमारे साथ हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्य में बहुत व्यस्त हैं और मीडिया में लिखना पढ़ना पसंद करते हैं। उनको प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक संवाद विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो जश्न प्रेमचंद के अवसर पर इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर शशि जी और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने दुनिया के एक ऐसे महान साहित्यकार को याद किया है और उनके जीवन पर, उनके साहित्य पर कार्यक्रम रखा है, जिनके साहित्य में, चाहे वो उनके उपन्यास हो, उनकी कहानियां हो या उनके संपादन में निकली पत्रिकाएं हों, उनमें हमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा एक ब्यौरा मिलता है, विस्तृत ब्यौरा मिलता है, बहुत बारीक विवरण उसमें हमको मिलता है। किसी भी लेखक को एक सदी बाद भी इतनी शिद्दत से याद किया जाता हो, ये ऐसा देखने में बहुत कम आता है। एक सदी से भी ज्यादा समय हो जाने पर भी प्रेमचंद जी, जिनको कि हम उपन्यास सम्राट कहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ हिंदी भाषा में ही उपन्यास सम्राट कहना ठीक नहीं है, बल्कि वे ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से कि विश्व के अन्य महान साहित्यकार हैं, चाहे हम शेक्सपियर को देखते हों या कोई और दुनिया के दूसरी भाषाओं में लिखने वाले साहित्यकार हों, प्रेमचंद भी उसी उच्च स्तर के साहित्यकार हमें दिखाई देते हैं, जिनके लेखन में समाज का बारीक से बारीक विवरण बहुत संजीदगी से प्रस्तुत किया गया है। आज भी उनका, और साहित्य के बारे में कहते हैं, मुझसे पहले वक्ताओं ने और शोधार्थियों ने प्रेमचंद जी के साहित्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। फिल्म उनके कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर, उनकी कहानियों पर जो धारावाहिक बने हैं या जो फिल्में बनी हैं, उन पर बहुत बारीकी से बात हुई है, तफसील से बात हुई। और पिछले 3 सत्रों में प्रेमचंद के साहित्य के, उनके जीवन के, उनका जो सृजन कार्य है, उसके विभिन्न आयामों पर वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत विस्तार से कही हैं। हम समय से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा कि दरअसल हम जानते हैं, साहित्य हो या पत्रकारिता हो, वह समाज का एक आईना है, समाज का एक दर्पण है। जो कुछ भी समाज में घटता है, वो हम साहित्य के जरिए बताने का प्रयास करते हैं और पत्रकारिता के जरिए बताने का प्रयास करते हैं। मुंशी प्रेमचंद भी दरअसल एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। हम जानते हैं कि उनके संपादन में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकली, आज और अन्य पत्रों से भी वे संबंधित रहे। और साहित्य में तो उन्होंने जिन समाज के चरित्रों का चित्रण किया है या जिन समस्याओं के बारे में उन्होंने बात कही है, आज भी वे बातें बहुत प्रासंगिक हैं। हिंदी और उर्दू अदब के महानतम लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद रहे हैं और उत्तर प्रदेश उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली रही। बचपन से ही वो पढ़ने में और लेखन में बहुत कुशाग्र थे। लेकिन एक बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के आंदोलन में भी मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहते हैं कि गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने उस वक्त अपनी जो उनकी नौकरी भी थी वो छोड़ दी थी और साहित्य के सृजन में, जन जागरण के क्षेत्र में वे लग गए। और उन पर जो उनकी एक रचना थी उस समय 1910 में, मेरे ख्याल है सूर्य वतन के लिए उन पर हमीरपुर के तत्कालीन कलेक्टर ने उनको तलब किया था और उन पर जनता को भड़काने का एक आरोप लगा और कहा, कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी थी कि आप आगे से आप ना लिखें, यदि दोबारा लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। उस समय तक प्रेमचंद जी जो है धनपत राय मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद जी का साहित्य अगर हमें दिखता है, हम जब सामाजिक संवाद की बात करते हैं तो हमें ये दिखता है कि प्रेमचंद के साहित्य में समाज की कड़वी सच्चाइयां हमारे सामने उजागर होती
प्रेमचंद जी का ये मानना भी था, कहीं मुझे पढ़ने में आया कि उन्होंने कहा एक वक्त की साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भर नहीं है, बल्कि उसके आगे चलने वाली और उसे राह दिखाने वाली मशाल है, एक सच्चाई है। और ये बात प्रेमचंद जी के साहित्य में हमें दिखती भी है। आप देखिए कि कितनी बारीकी से उन्होंने, चाहे उनकी कहानी बड़े भाई साहब हो या ईदगाह हो, अन्य उनकी कृतियों का रचना जिक्र भी पहले हुआ है। उन्होंने कितनी बारीकी से भारतीय समाज का जो खाका है अपने साहित्य में खींचा है। जो हमारी तत्कालीन सामाजिक कुरीतियां थी, उनको न सिर्फ अपने साहित्य के जरिए उन्होंने बताने का प्रयत्न किया, बल्कि लोगों को उसके प्रति संवेदनशील करने का, सेंसिटाइज करने का भी काम किया। तो प्रेमचंद जी के बारे में बात कहना मेरे ख्याल से यह बहुत सही रहेगा कि वे एक सच्चे अर्थों में मानवतावादी थे। उनके साहित्य में, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है, कि समाज का वंचित वर्ग, जिसे हम हाशिए पर खड़ा कहते हैं या हाशिए के बाहर का वर्ग कहते हैं, उसकी पीड़ाएं, उसकी जो समस्याएं हैं, वो हमें उजागर होती हुई दिखती हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्रेमचंद हमें कहीं ना कहीं एक फिलोसफर भी दिखते हैं, वो एक दार्शनिक भी दिखते हैं, जिनके साहित्य में हमें ह्यूमनिज्म दिखता है, मानवतावाद दिखता है। किसी भी साहित्य में, साहित्य का कोई भी विधा हो, चाहे गद्य हो या पद्य हो, मुझे लगता है कि लेखक के भीतर जो विचार को उद्वेलित करने वाली प्रक्रिया है, उस पर समाज का गहरा प्रभाव होता है। तो प्रेमचंद जी के समय में भी जो सामाजिक समस्याएं उनके सामने थी, पराधीन भारत के वक्त में वे लिख रहे थे, उस समय उनके सामने कहीं ना कहीं उस देश अपने तत्कालीन समय का जो जनमानस था, उसकी समस्याएं उनके मन मस्तिष्क में कौंधती रही होंगी। चाहे वह नारी शिक्षा की बात हो, स्त्री और पुरुष की समानता के प्रश्न हो, या आप देखिए क्या कहते हैं, जो छुआछूत है या भेदभाव का जो भाव है समाज में व्याप्त, उस पर वे बहुत जबरदस्त तरीके से लिखते हैं। यहाँ हमें प्रेमचंद के लेखन में मुझे लगता है कि गांधी जी के विचारों का भी गहरा प्रभाव दिखता है, जब वे छुआछूत या सामाजिक भेदभाव जैसी विषयों पर भी लिखते हैं, या अपनी कहानियों में या अपने उपन्यासों में इस तरह के गंभीर और सामाजिक विषयों को जगह देते हैं। वे सांप्रदायिक सद्भाव के अपने आप में एक मिसाल रहे मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने बहुत ही अपने साहित्य में जो बातें लिखी हैं, देखिए समाज में, दुनिया, मैंने एक बार एक छोटी सी लैटिन अमेरिकी कहानी पढ़ने को मुझे मिली, कैटलान भाषा की, कि जिसमें एक रेलवे का ड्राइवर है। रेलवे का ड्राइवर जिस रेल की पटरी पर अपनी रोज गाड़ी को ले जाता है, वहां वो एक गाय को देखता है। जब वो हॉर्न बजाता है ट्रेन का, तो गाय जो है अपनी पूंछ हिलाती है और अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसको इशारा देती है ट्रेन ड्राइवर को। जिस दिन उसका आखिरी दिन होता है रेल ड्राइवर का, तो उस दिन वो जो है ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है और हॉर्न बजाता है। गाय उसी तरीके से उसको देखती है, वो रेल से उतर करके जाता है। तमाम परिघटनाएं उसमें और भी होती हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवीय संवेदनाएं तो एक ही जैसी, और साहित्यकार चाहे वह मुंशी प्रेमचंद हो या दुनिया के कोई और महान साहित्यकार हो, वे उन्हीं मानवीय संवेदनाओं को बहुत बारीकी से अपने साहित्य में उकेरते हैं, साहित्य में उसको उसके जरिए सृजन करते हैं और हमारे विचारों को एक नई दिशा देते हैं। तो महान साहित्यकार प्रेमचंद ने भी, मुझे लगता है कि अपने साहित्य के जरिए जो सामाजिक संवाद हमसे किया है, पूरी दुनिया से किया है। प्रेमचंद का साहित्य मुझे लगता है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। पढ़े जाने वाले सबसे ज्यादा साहित्यकारों में से एक प्रेमचंद हैं, और कारण उसका यही है कि मानव धर्म जो रहा है, जो हमारा ह्यूमनिटेरियन फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, मानवता आधारित दर्शन, जो प्रेमचंद जी के साहित्य में हमको दिखता है, वही उसकी बुनियाद में है। और प्रेमचंद जी दरअसल इसीलिए कालजयी साहित्यकार बन सके, या वे बने हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की बात कही है, साधारण आदमी की, जो समाज में हमें हर रोज दिखता है, जो हर रोज समाज की कई समस्याओं से रूबरू होता है। प्रेमचंद की कहानियों में, उनके उपन्यासों में हमें वही आम आदमी दिखता है, चाहे वह उनका गबन हो, गोदान हो, उनकी ये ईदगाह कहानी है, या ठाकुर का कुआं है, या कोई भी और रचना उनकी है। तो प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं, उनमें जो हमें संवाद दिखता है,
वो समाज का ही संवाद है और उसने हमारे सोचने को लेकर के हमारे जो विचार हैं उन विचारों को एक नई दिशा देने का काम किया है। प्रेमचंद की प्रासंगिकता समाज में मुझे लगता है कि हमेशा बनी रहने वाली है। उनका साहित्य जब भी हम पढ़ते हैं, आज भी अगर हम प्रेमचंद की कोई कहानी देखते हैं या यूट्यूब पर या दूरदर्शन पर हम उनकी कहानी पर आधारित कोई सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, आज भी गुलजार की कहानियों को हम देखते हैं टेलीविजन पर, तो हमें उससे सीधा एक कनेक्ट हमारा हो जाता है, हमको उससे एक जुड़ाव लगता है। यह जुड़ाव दरअसल डायलॉग का जुड़ाव है, उनके साहित्य में सामाजिक संवाद का जुड़ाव है और यह बहुत प्रासंगिक है। हमारे जो नए शोधार्थी हैं, जिन लोगों ने प्रेमचंद जी के साहित्य पर अलग-अलग दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया है, उनको प्रेमचंद जी के साहित्य और उनके व्यक्तित्व के इस तरह के आयामों को भी ज़रूर तलाशना चाहिए और नए सिरे से प्रेमचंद जी पर शोध करने के लिए आज भी पर्याप्त विषय हैं, उनके साहित्य और उनके व्यक्तित्व पर लेकर के। मुझे लगता है जश्न प्रेमचंद सालगिरह जैसे महत्वपूर्ण आयोजन दक्षिण भारत के एक राज्य से हुआ है, जहाँ आज प्रेमचंद को याद किया जा रहा है जिस शिद्दत से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी लेखक के एक सदी गुजर जाने के बाद। तो शशि जी, आपकी पूरी टीम, आपके शोधार्थी और जिन महत्वपूर्ण वक्ताओं ने अपने विचार इस आयोजन में रखे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और यदि इस विषय पर मेरे कही बात पर आपका कोई प्रश्न हो, आप कोई और बात कहना चाहते हो, क्योंकि सामाजिक संवाद जैसा कि मैंने कहा प्रेमचंद जी के साहित्य का एक विषय मैंने लिया था अपनी बातचीत के लिए। यदि आप कोई बात कहना चाहते हो तो अलग से भी अपन इस पर बात कर सकते हैं और संगोष्ठी में भी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी। जैसे पहले से ही आपने हमारे जितने भी संगोष्ठियों का आयोजन मैंने किया है, सभी में आपने बहुत ही भागीदारी की है, आपकी ओर से बहुत मदद भी मुझे मिले हैं और जैसे आज भी आपने अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया है। इस सत्र के प्रपत्र प्रस्तुतकर्ता 2 लोग हैं, उनको बुलाइए सुचिता। चौदह सत्र का में प्रपत्र प्रस्तुतीकरण के लिए जी। सबको नमस्कार। मेरा विषय है निर्मला उपन्यास की प्रासंगिकता। 1927 एक मिनट पंखा चालू है और कोई आवाज आ रही है उसके बीच में, आपकी आवाज के साथ। फैन है क्या कमरे में? हाँ है सर। ऑफ कीजिए, फैन ऑफ कीजिए। आप ठीक से बैठे, ठीक है। सबको नमस्कार। मेरा विषय है निर्मला उपन्यास की प्रासंगिकता। 1927 में प्रकाशित प्रेमचंद जी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास निर्मला में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा समस्या, पारिवारिक संघर्ष एवं आर्थिक संकट, अंधविश्वास आदि का उद्घाटन हुआ है। इस उपन्यास के आरंभ भाग में ही लेखक ने दहेज कुप्रथा का उद्घाटन किए हैं। इस उपन्यास में निर्मला जो 15 साल की कुमारी है, उसकी शादी बालचंद्र सिन्हा के बेटा डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा से तय होती है। मन में दहेज की इच्छा होने पर भी सिन्हा साहब दहेज नहीं मांगता है, किंतु शादी धूमधाम से करने का आग्रह प्रकट करता है। उदय भानुलाल भी अपने हाथ से बढ़कर खर्च करके अपनी पुत्री की शादी करवाने में जुड़े रहते हैं। निर्मला की माता कल्याणी इस फिजूल की खर्चे के खिलाफ थी। इसी बारे में पति पत्नी के बीच बहस भी होते हैं। शादी के तय होने के बाद पिता उदय भानुलाल की आकस्मिक मृत्यु को
अशुभ संकेत बताते हुए भालचंद्र सिन्हा अपने बेटे की रिश्ता निर्मला से करवाने से मना करता है। असल बात तो यह है कि अब उन्हें दहेज नहीं मिलेंगे। लड़की के सर्वगुण संपन्न होने से मात्र कोई फायदा नहीं यदि वो दहेज देने में असमर्थ हो तो। सिन्हा साहब ही दहेज देने सिन्हा साहब ही नहीं, भुवन मोहन सिन्हा जो पढ़ा लिखा है वो भी निर्मला से शादी करने से मना करता है। बाद में अपने हालत से मजबूर कल्याणी अपनी बेटी की शादी एक संपन्न वकील तोताराम से करवाता है जो बड़े उम्र के है ही, साथ में विदुर और 3 बेटों के बाप भी। निर्मला में कल्याणी और रुक्मिणी के चरित्र चित्रण करके विधवा समस्या का उद्घाटन भी किए हैं। पति के मौत के बाद कल्याणी के सामने अपनी बेटी की शादी करवाने की समस्या उत्पन्न हुई। विधवा एवं निस्सहाय मां भाग्यवती बने तो अनुचित नहीं मान सकता। यदि कल्याणी की आर्थिक स्थिति बेहतर होती तो कभी अपनी बेटी की जिंदगी भाग्य पर नहीं छोड़ती। तोताराम भी अपनी विधवा बहन रुक्मिणी को बच्चों के देखभाल के लिए ही साथ में रखता है। अपनी शादी के बाद तोताराम रुक्मिणी को उतनी अहमियत नहीं देता जो पहले देता था। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह की कड़ू आलोचना की है। अनमेल विवाह से पति पत्नी के रिश्ते में अलगाव, असंतोष, शंका एवं संकोच उत्पन्न होते हैं। तोताराम सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे, उम्र में निर्मला से 20 साल बड़े हैं। तोताराम तो हमेशा निर्मला को आकर्षित करने की चेष्टा में लगा रहता है, लेकिन निर्मला तो उससे मिल जुलने में हिचकती है या दूर भागते रहते हैं। वो अपने पति का सम्मान तो करती थी, लेकिन कभी प्यार नहीं कर सकी। पिता के उम्र वाले पति से दूर रहना अनुचित नहीं, स्वाभाविक है। पारिवारिक संघर्षों के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने रिश्तों में मनमुटाव को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। निर्मला पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है, लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे चैन की जिंदगी न मिलती है और अनेक कठिनाइयों का सामना करनी पड़ी है। तोताराम बड़ा बेटा मनसाराम के साथ निर्मला की पवित्र रिश्ते को शक्ति नजर से देखती है। फलस्वरूप पिता पुत्र के रिश्ते में दरार आते हैं। रुक्मिणी ने सोचा निर्मला उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, इसी कारण वो हमेशा निर्मला पर आरोप लगाती है। रुक्मिणी के उकसाने पर सौतेले बेटे जियाराम और सियाराम ने सोचा कि विवाद के कारण ही पिता के प्यार से उन्हें वंचित होना पड़ा, जबकि निर्मला हमेशा उन्हें सौतेला न मानकर सगे बेटे जैसा प्यार देने की कोशिश करती है। इस प्रकार निर्मला होकर भी दोषी ठहराई जाती है। मनसाराम और जियाराम की मृत्यु होती है और तीसरा बेटा सियाराम घर छोड़कर भाग जाता है। 2 पुत्रों के मौत से दुखी तोताराम सियाराम की खोज में घर छोड़कर जाता है। डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा और उसकी पत्नी सुधा, जो अब निर्मला की सहेली बन चुकी है, उनके दाम्पत्य में भी तनाव आते हैं। डॉक्टर भी आत्महत्या कर लेता है। टूटते हुए पारिवारिक जीवन, याथार्थ तथा आर्थिक संकटों से जूझकर निर्मला यौवनावस्था में ही वार्धक्य जैसा हाल हो गया। निर्मला बीमार पड़ जाती है। मृत्यु के पहले अपनी बच्ची आशा को रुक्मिणी को सौंपते हुए कहती है, बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ, चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मटिएगा, इतनी ही आपसे मेरी विनय है। यहाँ एक बेबस नारी का हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। अंधविश्वास, धोखेबाज एवं ढोंगे साधुओं के विरुद्ध भी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में आवाज उठाए हैं। किसी जादू ढोंगे के चक्कर में पड़ने से सुधा को अपने पुत्र के जीवन से हाथ धोना पड़ा है। रुक्मिणी के उकसाने पर पहले ही सियाराम के मन में विमादा निर्मला के प्रति ईर्ष्या का भाव था ही। एक नकली साधु की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। निर्मला के पिता की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तोताराम के परिवार भी आर्थिक समस्या का शिकार बनता है। पुत्र वियोग से पीड़ित तोताराम काम के लिए नहीं जाता था। पुत्र की तलाश में उसके घर छोड़कर चले जाने पर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि घर की नीलामी तक हो जाता है। इन सारे समस्याओं की चर्चा करने पर मालूम पड़ता है कि इन सब का मूल कारण दहेज प्रथा ही है। निर्मला उपन्यास का लक्ष्य दहेज प्रथा तथा
अनमेल विवाह के बुरे प्रभाव को अंकित करना है। इसमें प्रेमचंद जी सबल भी हुए हैं। भले ही प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समाज की समस्याओं को लेकर इस उपन्यास की रचना की है, लेकिन आज भी इन समस्याओं से हमारा समाज ग्रसित है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ। इसके बावजूद भी लोग दहेज देते हैं और लेते भी हैं। जो औरतें अपने पति पर निर्भर रहते हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षित न होते हैं, उन्हें कल्याणी की तरह पति से अलग होने पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माँ बाप को अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों में खड़ा होने के लिए सक्षम बनाना है। समाज में काफी बदलाव आ चुके हैं, लेकिन अंधविश्वास एवं ढोंगे साधुओं में भी वृद्धि हो रही है। पारिवारिक संघर्षों से बच्चे भी त्रसित है। इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्मला उपन्यास बिल्कुल प्रासंगिक है। धन्यवाद। धन्यवाद अरुणिमा। नेक्स्ट कौन है? अगला एमजी कॉलेज से ही है जी, आइए। अरुणिमा के बाद तो हम 5वां सत्र यहाँ पर शुरू करते हैं। जास्मिन। नमस्ते जी, मैं जास्मिन हूँ। मैं सरकारी वनिता कॉलेज के शोधार्थी हूँ। एक मिनट। हाँ, मस्जिद का जो प्रार्थना चल रही है ना, नमाज पढ़ रही है ना, तो उसके बाद अब समाप्त। ठीक है, उसके बाद आप शुरू कीजिए। अभी प्रार्थना का टाइम है, नमाज पढ़ाए जाते हैं तो अब समाप्त हो। अगले में आप कर सकते हैं। नमाज के समय पे प्रार्थना में रहना चाहिए, तो उस वक्त पर हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि हम 5वां सत्र की ओर जाएंगे। 5वां सत्र में हमारे इस सत्र का अध्यक्ष और मुख्य वक्ता के रूप में हम तमिलनाडु के मदुरै के जो अमेरिकन कॉलेज हैं वहाँ के हिंदी विभाग की जो प्राध्यापिका एवं विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सफरमा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सफरमा जी, ठीक है, आप इस सत्र का अध्यक्ष भी रहेंगे और बाकी जितने भी शोधार्थी हैं जो पर्चा प्रस्तुत करने के लिए बाकी हैं, सभी का पर्चा प्रस्तुतिकरण यहाँ पर होगा। और इसके बाद हमारे जो वक्ताओं का सुझाव हो तो वो भी मिलेगा। और उसके बाद लास्ट में एक सूचना और देनी है। बरकरा शिवेरी श्रीनारायण कॉलेज की ओर से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किए जा रहे हैं इसी महीने में। इसका पूरा डिटेल्स भी अंत में मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी है, आप लोगों को एक और सूचना है कि इसके बाद एक फीडबैक फॉर्म लास्ट में दिया जाएगा, उसको भी भरना है आप लोगों को। और जितने भी लोग पेपर प्रेजेंट किया उन लोगों को लास्ट में रहना है। मैंने ग्रुप में उसका कंडीशंस भेजा है। एक तो आपको 2 बातें हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलना है, तो एक तो आप लोग पार्टिसिपेट किया है इसका अपना स्क्रीनशॉट भेजना है, साथ साथ फीडबैक फॉर्म। ये जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरा होने के बाद ही आप लोगों, यानी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जैसे नहीं होगा। और फीडबैक फॉर्म भी आप लोगों को सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट के लिए ही मिलेगा, उसी में आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले सत्र 5वां सत्र की ओर हम जा रहे हैं। और इस 5वां सत्र में इस सत्र के मुख्य अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता सफरमा जी को सादर आमंत्रित। बाकी जितने भी जो बाकी लोग हैं, सरिका जी हैं, अखिल एक हैं, अंजना प्रसाद हैं और सुबहाना है और जासमिन, 4 लोग हैं। 4 लोगों का पर्चा भी यहाँ में प्रस्तुत किया जाए। आप लोग चाहे तो बहुत जल्दी ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत कम टाइम समय में अपना पर्चा प्रस्तुत कीजिए। सफरमा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। पहले इनके वक्तव्य के बाद प्रपत्र प्रस्तुति के बाद आपका भाषण है। ठीक है? ठीक है सर। अध्यक्ष भाषण में। तो पहले मैं जास्मिन, अभी आप प्रस्तुत कर सकते हैं?
जास्मिन, ठीक है जास्मिन। नमस्ते जी, मैं जास्मिन हूँ। मैं सरकारी महिला कॉलेज के शोधार्थी हूँ। मैं आज प्रेमचंद की कहानियों में दर्द विमर्श के बारे में कहना चाहती हूँ। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही विमर्श के दौर में दर्द विमर्श अधिकांश साहित्यकारों का विषय बन गया। आज दर्द विमर्श को लेकर चर्चा में उतरे रचनाकारों को पता होना चाहिए कि इस चर्चा की नींव वर्षों पहले मुंशी प्रेमचंद जी ने रखा दी थी। उन्होंने प्रसंगानुसार दर्दों को अपनी कहानियों में स्थान दिया। उनके अधिकांश पात्र दर्द वर्ग से संबंधित है। दर्द अर्थात मसला कुचला या रौदा हुआ होता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी की कहानियों में दर्द वर्ग का एक विवेचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना मेरा प्रमुख लक्ष्य है। 26 दिसंबर 1922 को उन्होंने अपने लेख हमारा कर्तव्य में साफ साफ लिखा है कि हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम देश के वर्तमान अधूरापन को जड़मूल से नष्ट कर देंगे। समाज की ऋणावस्था को लेकर प्रेमचंद जी ने शुरू से ही विद्युत दी। समाज में स्त्रियों और अछूतों की अवस्था को लेकर उनका मन हमेशा द्रवित हो रहा है। प्रेमचंद जी की दृष्टि में राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीचे के भेद, धार्मिक पागट की जड़ खोदना है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द वर्ग की जीविका की समस्या का चित्रण हुआ है। इसमें गेंगी और जोकू की कहानी ने जाति भेद की समस्या पाठकों के मन में जागरूकता उत्पन्न की है। गेंगी दर्द होने के कारण ठाकुर के कुएं से पानी नहीं पड़ सकती। प्रेमचंद के आक्रोश यहाँ गेंगी द्वारा व्यक्त है। हम क्यों नीच है, ये लोग क्यों ऊंच है? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छोटे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, छोटे गद में ये करे। अभी इस टापू ने तो उस दिन बेचारे घड़ेरिए की एक भेड़ डाली दी और बात को मारकर खा गया। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी करती है। इस बात में इसे ऊंचे है। इसने व्यक्त किया है कि जाति के नाम पर पड़ने वाला दबाव है तो दूसरी ओर पूंजीवादी वर्चस्व के तनाशाही है। प्रेमचंद जी की कफन कहानी में गीसू और माधव द्वारा दर्द जीवन का यथार्थ चित्रण देता है। गीसू और माधव कामचोर, निर्दयी और निर्लज शत्रु भी है। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से मर रही है। दोनों कफन खरीदने के लिए जाते हैं। एक जगह पर प्रेमचंद ने गीसू के मुख से कहलवाया है, हाँ बेटा वैकुंठ में जाएगी, किसी को सदाया नहीं, किसी को दबाया नहीं। वह न वैकुंठ में जाएंगी तो क्या वे मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीब को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इस प्रसंग से प्रेमचंद जी ने दर्दों में व्याप्त भीषण स्थितियों का चित्रण किया है। प्रेमचंद की कहानी घासवाली में मुलिया वर्ग चेतना के लिए संघर्षरत है। घासवाली मुलिया और उसका पति महावीर दोनों चमार थे। मुलिया चैन सिंह की अवहेलना करते हुए कहती है कि वह चमार है, उसके कारण उसे छोड़ने की जरूरत थी। ऊंची जाति की किसी औरत को छोड़ने की हिम्मत भी उसे नहीं होगी। नीची जाति के लोग कमजोर और बेबस थे, इसी नाते उसकी दृष्टि में उनकी इज्जत अबरू का कोई महत्व नहीं, वे तो उसके खेलने की खिलौना मात्र है। लाशन कहानी में मुन्नो नामक एक दर्द चरित्र का चित्रण है जो दर्द होने पर भी फरेबी और धोखाधड़ी जैसे कुलसिद्ध व्यवहार के कारण पाठकों की सहानुभूति खो बैठते हैं। सौभाग्य की खोड़े कहानी की भंगी नदुआ द्वारा दर्द जीवन की यथार्थ चित्रण प्रेमचंद देता है। शूद्र नामक कहानी में गंगा और गौरी द्वारा दो नारी पात्र है। दोनों का शास्त्री का यथार्थ चित्रण पाठकों का मन पिघल हो जाता है। बाबा जी का भोग कहानी में गरीबों और बाबा जी का भोग कहानी में गरीबों और दर्दों का शोषण का समींदार महाजन और सरकार के अमीर ही नहीं करते, शोषण का ही यथार्थ चित्रण मिलता है। दूध का दाम कहानी के अंतिम भाग में
मगल के मुंह से कहलाया है, जो इस समूची कहानी के मर्म को उद्घाटित करता है। लोग कहता है दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। इस प्रकार हम देख सकता है कि दूध का दाम कहानी दर्द जीवन की विभीषिका का चित्रण है। देवी कहानी में तुलिया चमारिन द्वारा दर्द का चित्रण मिलता है। जुर्माना कहानी में हुसैनी और अल्लाह रखी दो अच्युत पात्र द्वारा दर्दों का जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। मंद्र और सदी कहानियों में निम्न लोगों की जीवन का वेदा का चित्रण है। सवासिर गेहूं महाजनी सभ्यता के शोषणोन्मुखी चेहरे का उद्घाटन करने वाली कहानियां हैं। सत्कर्य में दुखी द्वारा वर्ण व्यवस्था सामाजिक सोच पर किस कदर हावी है, इसे यहाँ भली भांति देखा जा सकता है। दलित समस्या से संबंध साहित्य की रचना करने पर प्रेमचंद के साहित्यों सवालों की घेरे में गिरे ही पर साथ ही उनके चरित्र पर सवाल उड़ाने लगे। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानियां भले ही दर्द कहानियां न कही जाए, पर दर्द संवेदना की कहानियां जरूर कही जा सकती हैं। प्रेमचंद खुद ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे और उन्होंने दर्द एवं गरीब लोगों की दशा एवं शोषण को बहुत निकट से देखा है। इतने कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद जास्मिन। अगला प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं सुभाना इनको आमंत्रित, सरकारी महिला कॉलेज तिरुवनंतपुरम के सुभाना। कम से कम समय में आप लोग प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। माइक बंद है सर, माइक बंद है उनका। हाँ, सुभाना अनम्यूट कीजिए और बोलिए। मैं आज प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी विषय पर एक प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारी संस्कृति की धरोहर है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में बड़ी ही सूक्ष्मता से नारी की व्यथा को चित्रित किया है। हमारे यह पुरुष प्रधान समाज में बरसों से पुरुषों की हुकूमत रही है। स्त्रियों को लंबे समय तक अनेक अधिकारों द्वारा वंचित रखा गया है। परिवार संस्था का सबसे मजबूत स्तंभ होने पर भी उन्हें कमजोर मानता है। मर्यादा के बंधनों में बांधकर अनुशासित और नियंत्रित जीवन जीना ही उसका ध्येय बना दिया गया। उन्हें अपने जीवन में कोई निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे समाज में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्त्रियों को अलग ही मुकाम दिया। उन्होंने बड़ी शिद्दत से समाज की समस्याएं उजागर की गई। उनकी कलम ने नारी को कमजोर अबला नहीं, सबल सशक्त बनाया। प्रेमचंद की रचनाओं में स्त्रियां पारिवारिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में सशक्त बन गया। प्रेमचंद नारियों को चारों दीवारों में न बंद करके उसे घर के बाहर निकालते हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण है उनके उपन्यास कर्मभूमि। इस उपन्यास में भारत में अंग्रेजों के विरोध में होने वाली लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी खड़ा किया है। उन्होंने नारी को केवल सौंदर्य की प्रतिरूप न मानकर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली संघर्षशील महिला का स्थान दिया है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में नारी को कई रूपों में चित्रित किया है। गबन की जालपा और रंगभूमि की सोफिया अपनी वैचारिक दृढ़ता की कहानी स्वयं कहती है। गबन में जालपा एक और अपनी पति पर सब कुछ न्योछावर करने वाली पत्नी का किरदार निभाती है, तो दूसरी ओर उसकी क्रांतिकारी रूप को देखकर आश्चर्य होता है। जालपा सबल चरित्र का अनुपम उदाहरण है। वो समझ से अपनी रास्ता चुनती है और रीति रिवाज और रूढ़िवादी संस्कारों को नकारते हुए ज्ञान के उदात्त रूप को अपनाती है। रंगभूमि की सोफिया एक ऐसी नारी है जो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। यह नारी पात्र बहुत ही खूबसूरत है और धर्म पर विश्वास करती है और धार्मिक अंधविश्वासों को नकार देती है। गोदान की धनिया सशक्त इरादे की निडर और धैर्यवान महिला है जो यथासंभव और स्थितिवश विरोध और विद्रोह करती है।
इस उपन्यास की दूसरी नारी पात्र चुनिया पुरुषों से ज्यादा हिम्मती और मजबूत है। वह अपने गर्भावस्था में भी ताड़ी पीकर आए गोबर से मार भी खाती है, फिर हड़ताल में घायल हुए गोबर को सेवा भी करती है। सेवा सदन की नारी पात्र सुमन एक ऐसा नारी है जो बेमेल विवाह और दहेज प्रथा की शिकार है। उसका चरित्र यथार्थवादी रूप में पाठकों के सामने आता है। सामाजिक और पारिवारिक विसंगति की शिकार सुमन पति की प्रताड़ना से परेशान होकर घर छोड़ देती है। प्रतिज्ञा में पूर्ण सौंदर्य की मूर्ति होते हुए भी वैधव्य को नसीब समझकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। पति की मौत के बाद धर्मावलंबियों और पोंगा पंडितों द्वारा औरत की अस्मिता से खेले जाने का दुखद चित्रण है। अपनी रचनाओं में प्रेमचंद ने सर्वदा स्त्री के आर्थिक स्वतंत्रता एवं विकास के पक्षधर होने पर भी भारतीय मूल्यों को कभी भी नहीं नकारा है। उन्होंने स्त्री विमर्श पर खुलकर और जोरदार कलम चलाई है। उन्होंने स्त्री को पुरुष की साथी माना है, जो तत्कालीन समाज में भी प्रासंगिक है। उनके विचार में सामाजिक नियम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान है। नारियों पर होने वाली सब प्रकार के कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें नारी का आत्मनिर्भर होना स्वीकार किया है। धन्यवाद। अगला प्रपत्र के लिए एमजी कॉलेज की शोधार्थी सरिगा जे को सादर आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। सबको नमस्कार। मैं सरिगा एमजी कॉलेज की शोधार्थी हूँ। मैं यहाँ प्रेमचंद की कहानियों में नारी का पारिवारिक परिवेश में प्रवृत्त करना चाहती हूँ। सबको जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी के ऐसे कथाकार है, उनकी लोकप्रियता का कारण केवल रचना प्रक्रिया नहीं, अभिव्यक्ति का व्यापक प्रभाव है। प्रेमचंद के लेखन की सामाजिक प्रतिबद्धता ही उन्हें सामाजिक सम्राट के बिरुद से विभूषित करती है। प्रेमचंद के कहानियों में समस्याओं का सूक्ष्म अंकन हुआ है। वे नारी मात्र को एक ही वर्ग में रखते हैं। यही कारण है कि सामान्य मजदूर मूलिया को सुखी और संपन्नता में पली वसुधा को दुखी दिखाते हैं। उनके अनुसार नारी में त्याग, स्वाभिमान, दया, ममत्व, क्षमा, सहनशीलता होनी चाहिए। भारतीय समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी परिवार है। उन्होंने परिवार में नारी की पहला आगमन कन्या का जन्म ही पहला आगमन कन्या के रूप में होता है, जिनमें पुरुष स्त्री संबंधों, वैवाहिक प्रथा, दहेज, पति पत्नी के मध्य तनाव आदि से होता है। परिवार में नारी का संबंध माता गृहिणी, सास, बहू, ननद, भाभी के रूप में भी होता है। निम्न वर्ग के परिवारों की स्थिति कितनी चिंतनीय है, इसका उल्लेख प्रेमचंद सज्जनता का दंड कहानी में करते हैं। उनकी कहानियों में परिवार में नारी की स्थिति के विभिन्न रूपों जैसे कन्या रूप, पत्नी रूप, पति पत्नी संबंध और माता बहन तथा अन्य संबंधों आदि का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ कन्या रूप में परिवार में नारी का वर्णन प्रेमचंद की कहानियों में जिन रूपों में किया गया है उनमें प्रारंभिक रूप कन्या का है। मात्र दहेज के कारण नारी के कन्या रूप अभिशाप माना है। दहेज, बाल विवाह, अनमेल विवाह की समस्या से कन्या को ही जूझना पड़ता है। प्रेमचंद बेटों वाली विधवा में उच्च कुली की कन्या के संदर्भ में लिखते हैं, ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती, भाग्य में सुख भोगना लिखता होगा, सुख भोगेगी दुख भोगना, लिखा होगा दुख भोगेगी। यहाँ कुमुद का विवाह उसके भाई एक आधेड़ से कर देते हैं। कुमुद चुपचाप इस अत्याचार को सह लेती है। इसी प्रकार कायर कहानी में प्रेमचंद जी कन्या के संदर्भ में लिखते हैं। उनके उत्तर कहानी में दहेज को अभिशाप माना गया है। अगला पत्नी रूप नारी शोषण की प्रतिमूर्त होकर प्रेमचंद साहित्य में उभरी है। प्रेमचंद ने कन्या से पत्नी बनने तक की उसके जीवन की विभीषिका के लिए वैवाहिक रूढ़ियों को जिम्मेदार माना है। उन्होंने इसीलिए नारी शोषण में वैवाहिक कुप्रथा की कड़ू आलोचना की है।
दो साखियां कहानी काफी एक प्रबुद्ध पात्र कहता है कि मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। नरक का मार्ग शीर्षक कहानी की नायिका कहती है स्त्री किसी की के गले बांध दिए जाने से कि उसकी विवाहिता नहीं हो जाती। उधर शीर्षक रचना में भी वैवाहिक प्रथा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। अगला पति पत्नी संबंध। भारतीय संस्कृति में पत्नी को जीवन यात्रा का एकमात्र सच्चा मित्र माना जाता है। सुखी दाम्पत्य के लिए पति पत्नी के मध्य प्रेम का होना अनिवार्य है। जहां ऐसा नहीं है वहां कपट और उपेक्षा का भाव आ जाता है। बालक शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने गंगों के माध्यम से इसी मान्यता को अभिव्यक्त किया है। इसी तरह आभूषण कहानी में कुंवर सुरेश सिंह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते क्योंकि वह सुंदर नहीं है। रहस्य कहानी में मंजुला और मिस्टर मेहरा के स्वभाव में अंतर है और इसलिए दोनों के संबंध में सहानुभूति का अभाव है। इसी तरह दो सहिया लांछन जीवन का शाब शांति नामक कहानी आदि कहानियों में भी पति पत्नी संबंधों का मानवीय चित्रण देखा जा सकता है। अगला मादा बहन तथा अन्य संबंध में प्रेमचंद की कहानियों में नारी वे वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत मादा बहन सास बहू आदि संबंधों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रेमचंद ने मादा का हृदय आदि कहानियों में मां के ममत्व का हृदयकारी वर्णन किया है। घर जमाई कहानी में प्रेमचंद मां की आवश्यकता पिता से भी अधिक बताते हैं। मां के असीम स्नेह का वर्णन उनकी मंदिर कहानी के मिलता है। मंदिर कहानी में मिलता है। प्रेमचंद जी ने अपने कहानियों में पारिवारिक विघटन व उसमें उत्पन्न सामाजिक असंतुलन सांप्रदायिकता एवं स्त्रियों में आभूषण सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। अगला प्रपत्र के लिए मैं एमजी कॉलेज के अखिल को सादर आमंत्रित करता हूं। सबको नमस्कार। मैं अखिल एमजी कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा प्रपत्र का विषय है प्रेमचंद की कहानी साहित्य में दलित परिवेश। हिंदी कहानी साहित्य के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज के कई कुरीतियों की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करने में सफल थे। उन्होंने दहेज प्रथा, वोटों की समस्या, अनमेल विवाह, किसानों की समस्या आदि अनेक समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दलित जीवन का अंकन भी सीधे सरल रूप में किया है। हर साहित्यकार अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसके कारण ही प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों में दलितों की समस्याओं का चित्रण किया गया है, क्योंकि तत्कालीन समाज में दलितों की समस्या आपकी कहानियों से कुछ भिन्न नहीं थे। एक क्रांतिकारी प्रेमचंद पहले क्रांतिकारी थी, बाद में वह गांधीवादी बन गए थे। एक क्रांतिकारी था, उसकी रचना में भी हमको देख सकते हैं। आपकी उपन्यास रंगभूमि का नायक सूरदास एक अछूत जाति में उपजे व्यक्ति है। रंगभूमि का नायक सूरदास में गांधी की प्रतीक बनकर उसे समाज में एक बड़ा स्थान दिया है। सूरदास अंधा है, भिखारी है। उपन्यास के अन्य पात्र जैसे महाराज, उद्योगपति आदि सभी सवर्ण पात्र सूरदास के सम्मुख श्रद्धा प्रकट करता है। गोदान में भी प्रेमचंद की क्रांतिकारी दृष्टिकोण हमको देख पाते हैं। मादादीन सिलिया के प्रसंग में सवर्ण जाति में उपजे मादादीन के मुंह पर मेहंदी डालने का साहसिक कदम प्रेमचंद ने अपनी दलित पात्रों के द्वारा किया है। इस उपन्यास में होरी के पुत्र गोबर का भी विद्रोह रूप हमको देखने को मिलता है। प्रेमचंद अपनी उबेद इन दो साहित्य रचनाओं के द्वारा साहसी दलित पात्रों के चित्रण किया है। लेकिन प्रेमचंद की अधिकांश रचनाओं का पात्र ऐसी नहीं थी। क्रांतिकारी तत्व से ज्यादा वह यथार्थवादी तत्व को अधिक पसंद करता था। प्रेमचंद के अधिकांश रचनाओं में दलित पात्र अंत में समाज से लड़ते लड़ते हार हो जाता है, क्योंकि उस जमाने के समाज में दलितों का जीतना उतना आसान नहीं था। इस रचनाओं के अंत में दलितों की जीवन स्थिति में कोई उन्नति देखने को नहीं मिलता है। वह त्रासदी में जन्म लेता है, पैदा होता है और अंत भी त्रासदी में।
इसके कारण ही धर्मवीर जैसे आलोचक ने अपनी आलोचनात्मक रचना प्रेमचंद की नीली आंखी पुस्तक में प्रेमचंद के विरुद्ध कटु आलोचना करने पड़ी। लेकिन हर रचनाकार अपने तथाकथित परिस्थितियों से मुंह फेरकर रचना नहीं कर सकती थी। दलितों का जीवन उतनी दुखमयी था कि उसको मनुष्य के रूप में भी नहीं दिखता था। दलितों को अछूत मानते हैं। उनमें कई विभाग है, जैसे भंगी, छमार, वाल्मीकि, महर आदि, जिनके सदस्यों को मंदिर और धार्मिक स्थानों आदि में जाने देने की अनुमति की बात की क्या, उनके द्वारा छुआ पानी पीने का भी अनुमति वर्जित है। एक पानी की समस्या हमें प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना ठाकुर की कुआं में देखने को मिलता है। छुआछूत का भीषण दृश्य इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी ने पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। बीमार से पीड़ित जोकू के लिए शुद्ध पानी पिलाने के लिए गेंगी रात में पानी चुराने के लिए ठाकुर के घर जाता है। उसे ठाकुर के कुआं को छूना की अधिकार नहीं है क्योंकि वह अछूत है, लेकिन पानी लेने में वह असफल हो जाता है। और जब गेंगी घर लौट पहुंचती है तब जोकू ने अपने कुएं के उस पानी पीने में विवश हो जाता है जिसमें जानवर मर पड़ा है। ऐसा था दलितों का जीवन। उसके पानी, धरती, अन्न, कुछ पर कोई हक नहीं। अगर वह अपनी हक के लिए आवाज उड़ा तो मारपीट सहना पड़ेगा। उसका जिंदगी केवल समाज के सवर्ण विभाग के गेटों और घरों में काम करना, इसके लिए पैसा या अन्य भी कभी कभी नहीं मिलेगा। अगर वह काम करके करके मर जाए तो उस लाश को भी कोई मर्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वह अछूत है। सदगदी कहानी में पंडित की घर में काम करते करते और दुखी ने प्यास और भूख को सहकर काम करते करते बेहोश हो जाता है और बाद में मरता है, लेकिन पंडित ने उसकी लाश उठाने का प्रयास भी नहीं किया। लाश उठाने के लिए कोई नहीं आती है। इसके कारण पंडित ने जो कार्य किया वह मर्यादा का हर सीमा का तोड़ने वाली थी। प्रेमचंद की शब्दों में कहा जाए तो पंडित जी स्वयं एक रस्सी पहनाकर उसकी पैरों में फंसाकर गांव से बाहर घसीटी लाए। चमार की लाश को उन्होंने खेत में गिद्ध, कौवे और कुत्तों को गाने के लिए छोड़ दिया। यही दुखी के जीवन पर्यंत की भक्ति सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। जीने वक्त भी समाज दलित समूह को कोई आदर नहीं देता और मरने वक्त भी उस बात के कोई बदलाव नहीं। दूध का दाम कहानी में भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद दलितों के साथ उच्च वर्ग लोगों के व्यवहार के बारे में कहा गया है। महेशनाथ अपने बच्चे के तंदुरुस्त बनने के लिए भूखी दूध की आवश्यकता थी। इसके कारण दलित होने पर भी भूखी को एक महारानी की तरह उस घर में जीता है। उस समय कोई जाति पाति नहीं, लेकिन भूखी के मरने के बाद उसकी बेटा मंगल को उसी घर के छूटन गाकर जीना पड़ता है। उस जमाने में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने में का कोई अनुमति नहीं था। ईश्वर हर मनुष्य को एक जैसे बना, लेकिन मनुष्य को काम के नाम पर जाति का निर्माण किया। निम्न वर्ग के जन्म लेने के कारण ईश्वर के पास जाने का हक भी नहीं। मंदिर कहानी में एक दृश्य का वर्णन प्रेमचंद जी ने अत्यधिक मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। अपनी बेटी की बीमार से बेचने के लिए एक हाथ में अपनी बच्ची और दूसरी हाथ में पूजा का सामान लेकर मंदिर पहुंचने वक्त उसे मंदिर के तौर पर पुजारी रोकते हैं। भगवान के सामने भी मनुष्य को दलित होने के कारण छुआछूत के नाम पर भ्रष्ट कल्पित देने की निम्न स्थिति को प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी द्वारा पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद कल्पना जगत से कहानी लिखने वाला एक रचनाकार न थे। वह यथार्थवाद के जमीन पर अटल रहकर समाज के कुरीतियों को लेकर अपनी रचना की। प्रेमचंद की उपयुक्त कहानियों में दलित जीवन के त्रासदियों के साथ साथ उनकी जीवन संघर्ष भी देखने को मिलता है। प्रेमचंद तथाकथित समाज के दलित, स्त्री, मजदूर वर्ग के खिलाफ होने वाले अन्याय को लेकर रचना की। इस दृश्य में देखे जाए तो मंत्र, कफन, सदगदी, सवासर, गेहूं आदि सभी रचनाओं में प्रेमचंद ने दलित चेतना का सुंदर वर्णन पाठक के सामने लिखने में सफल थे। धन्यवाद। धन्यवाद अखिल। अगला प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए एमजी कॉलेज के ही शोधार्थी अंजना को सादर आमंत्रित। सबको मेरा नमस्कार।
मेरा प्रपत्र का विषय है निर्मला उपन्यास में चित्रित नारी। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे चिरस्थायी दीपक है जिसकी रोशनी से संपूर्ण साहित्य प्रज्वलित हुआ है। वे एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार थे। निर्मला प्रेमचंद का एक सामाजिक लघु उपन्यास है जो सन 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रेमचंद मध्यवर्गीय समाज की दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या से प्रताड़ित नारी निर्मला के जीवन को वस्तुनिष्ठ तरीके से उकेरा है, जिसके मूल में आर्थिक विषमता है। निर्मला उपन्यास का केंद्रीय स्त्री पात्र निर्मला है। उपन्यास की आरंभ से अंत तक निर्मला की त्रासदपूर्ण जीवन का चित्रण है। अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उसकी सगाई टूट गई है और इससे उसके जीवन की करुणता का प्रारंभ होती है। विधवा मां कल्याणी निसहाय होकर दहेज न देने के कारण निर्मला का विवाह एक पितृतुल्य व्यक्ति तोताराम से तय किया। इस तरह निर्मला अनमेल विवाह का शिकार बन जाती है। निर्मला को अपने वैवाहिक जीवन से तृप्त नहीं है, लेकिन अधेड़ उम्र की तोताराम सदा उसे खुश रखना चाहते थे। निर्मला को पति तोताराम के पास बैठकर बातचीत करने में भी संकोच होता था, क्योंकि वह पति को प्रेम की भावना से नहीं, सम्मान की भावना से देखती है और पति को देखते ही उसका सारा संतोष लुप्त हो जाता है। निर्मला तोताराम के बच्चों के साथ मिलते जुलते रहते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी ननद रुक्मिणी लड़कों को उसके पास जाने नहीं देती थी। वह हमेशा निर्मला के साथ अमानवीय व्यवहार करती है और वह उससे बहुत तंग आ गई थी। निर्मला एक समझदारी एवं आदर्श नारी है। वह एक त्यागमयी स्त्री भी है। अतः अपने कर्तव्यों पर वह अटल रहती थी। निर्मला तोताराम के बड़े पुत्र मनसाराम को अंग्रेजी पढ़ रही थी, परंतु तोताराम के दिल में वह संदेह का हिस्सा बनती है। निर्मला के वात्सल्यपूर्ण स्नेह को वह समझ नहीं सकता था। पति की शंका धीरे धीरे बढ़ती है और उन्होंने मनसाराम को छात्रालय में भेज दिया। मनसाराम को यह सह नहीं सकता और अंत में बीमार पड़कर वह स्वर्गसित हो गया है। एक बार सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर भुवन मोहन निर्मला से चोट करता है, लेकिन वह इससे सहमत नहीं है। वह तोताराम को भी अपनी जीवन साथी समझती है और अपने असफल जीवन को आगे बढ़ने चाहती थी। अंत में अपने जीवन के त्रासद घटनाओं को नचेलने के कारण वह अपनी पुत्री को रुक्मिणी के हाथों में सौंपकर दुनिया से सदा के लिए विदा हो गए हैं। इस प्रकार निर्मला का जीवन समाज में दहेज की कुप्रथा के कारण उत्पन्न विवाह की वेदी पर बलिदान हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं कि अभागी नारी निर्मला के जीवन की कहानी अत्यंत करुण एवं मार्मिक है। वह आदि से अंत तक हमारी करुणा का पात्र ही बन जाती है। अकेले नारी पात्र है सुधा। सुधा एक ऐसी नारी चरित्र है जो अपने व्यक्तित्व को पाठक के मन में गहनता से अमिट छाप उत्पन्न करती है। डॉक्टर सिन्हा की पत्नी है सुधा। वह एक चतुर नारी है। पति के तनख्वाह पर सुखमय जीवन बिताने में वह समर्थ है। घर के पूरे काम वह स्वयं ही करती है। पति पत्नी में प्यार भरा दाम्पत्य जीवन है। जब सुधा को मालूम होता है कि निर्मला का पहला रिश्ता अपने पति से तय हुआ था, केवल दहेज मिलने की संभावना न होने से वह टकराया गया था, लेकिन सुधा अपने पति से इसके प्रायश्चित करवाती है और अपने देवर की शादी निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से तय करवाती है। इतना ही नहीं, शादी के प्रबंध के लिए निर्मला के नाम पर पैसा भी भिजवाती है। उस समय शादी के निर्णय लेने, लड़की वालों को आर्थिक मदद देने आदि का काम करना स्त्रियों के लिए कठिन काम था, पर सुधा ने अपने कर्तव्य से पूरी तरह निभाती है। इतना साहसी और स्पष्ट विचारों का नारी चरित्र केवल प्रेमचंद जी की कर सकते हैं। अगले नारी पात्र है कल्याणी। निर्मला की मां कल्याणी उस जमाने के सामान्य मध्यवर्गीय नारी की भांति पति चरण तक न बोलते रखते दासी नहीं है। अपने पति के खर्चीले स्वभाव की बेफरजत निंदा करता है। उसके मन में अपने बच्चों एवं उनके भविष्य की चिंता है। वह अपने बच्चों के लिए पैसा बचाना चाहती है। वह एक चतुर नारी है। कल्याणी जैसी अनपढ़ स्त्री की अपने वकील पति से ज्यादा समझकर बातें करती है। उसने केवल दिखाने के लिए धन खर्च का व्यर्थ समझती है। निर्मला उपन्यास की पात्र कल्याणी का चरित्र एवं जीवन की सहज एवं बहुत स्वाभाविक है। अतः प्रेमचंद नारी के स्वतंत्र तो बनाना चाहते थे, किंतु उसे स्वच्छंदता बनना नहीं चाहते। उनके मन में हमेशा भारतीय नारी का आदर्श रूप बना रहा है, जो पति की सहचारिणी होते हुए भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन वे नहीं करती है। प्रेमचंद दाम्पत्य जीवन में विशुद्ध प्रेम की हिमायत करते हैं। वे नारी को सहज रूप
को महज काम की कठपुतली बनाकर प्रस्तुत करना नहीं चाहते थे। प्रेमचंद भारतीय नारी की स्वाधीनता के पक्ष में दिखाई देते हैं। वे नारी को उसकी खोई हुई अस्मिता के पुनः लौटना चाहता थे। वे उसे पराती नहीं बल्कि अपनी बलबूते पर आगे बढ़ने और रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा देने नजर आते हैं। स्त्री की अस्मिता को केंद्र में लाने के उद्देश्य से प्रेमचंद निर्मला की रचना की और स्त्री की करुण स्थिति रचना को आज भी प्रासंगिक बना रही है। अतः यह कहना उचित है कि प्रेमचंद अपने युग के महान कथानायक और युग निर्माता साहित्यकार थे। धन्यवाद। धन्यवाद अंजना। अब हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता एवं इस सत्र के अध्यक्षा सफरमा जी को सुनेंगे। सफरमा जी, सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सुनाई देता है क्या? बोल लीजिए। नमस्ते सर। इस प्रेमचंद के जश्न बनाने के लिए और वो सब मनाते हैं और उसमें मुझे भाग लेने के लिए जो मौका दिए हैं और सजीद सर को हार्दिक धन्यवाद। मुझे अच्छा मौका है सर, जो मैं एक्सपेक्ट की नहीं, अचानक मुझे मौका मिला है छोड़ने के लिए। आज का विषय के बारे में बहुत सारे लोग बताए हैं। यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में ही प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित दलित नारी के बारे में बताऊं। एक रचनाकार तभी महान होता है कि उसकी कृतित्व सिर्फ अपने समय की ना होकर कालजयी होती है और उनकी रचनाएं की बात कभी पुरानी नहीं होती है और देश और समय की सीमाओं को पार करके समय और देश की प्रासंगिक बनी रहती है। प्रेमचंद भी इसी कोटि के अमर साहित्यकार है। प्रेमचंद की कहानियां अपने समय की प्रत्येक ज्वलंत समस्या से टकराते हैं और हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आने पर भी और उनकी कहानियों में चित्रित कुछ समस्याएं जैसी की तैसी वैसे ही सजीव आज भी खड़ी है। खास तौर से नारी समस्या और किसान समस्या को हम कह सकते हैं। और प्रेमचंद ने अनेक ऐसी नारी पात्रों की रचना की है जो पुरुषों से कहीं आगे भी निकल गई। और प्रेमचंद की कहानियों में दलित जनता की किसी भी कारणवश के शोषित, पीड़ित और दलन या दबाए जाते हैं। चमार, हरिजन, बंगी आदि दलित वर्ग की हत्या भी की जाती है। दबाए हुए वर्ग की पुरुष और नारी और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी अत्याचार को सहना पड़ता है। इस हालत में नारी का हाल तो बताना की बात ही नहीं और नारी की स्थिति तो और भी बिगड़ी हुई है। लेकिन प्रेमचंद ने अपने जिन नारी पात्रों की सृष्टि की है वे त्याग, सेवा, पवित्रता, भक्ति, सहानुभूति, उदारता और निस्वार्थ के बलिदान की भावना से सदैव अनुप्रेरित रहती है। और प्रेमचंद की नारी दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ सजीव ज्ञानी भी है। वह बुद्धि संपन्न होकर भी उपेक्षित रही है और इसके लिए दोषी एक और पुरुष के हम स्वार्थ है तो और दूसरी ओर स्त्री की निष्कर्मता भी है। प्राचीन काल से ही पुरुषों ने स्त्रियों को सहनशीलता दया का स्वरूप मानता है और जिससे स्त्रियों के मन में, हृदय में, विचार में अबला की भावना, अत्याचार सहने की दुख सहने की और पुरुष से आक्षित रहने की भावना बढ़ गई है। और यहाँ दलित अत्याचार हम बात करते वक्त दलित अत्याचार करते वक्त इसमें पुरुष नारी की भेदभाव नहीं है। नारी को तो बहुत सारा सहना पड़ता है। और प्रेमचंद की कहानियों में दलित नारी को किए गए अत्याचारों का वर्णन है। इसमें बहुत सारे कहानियां हैं और उसमें बाल विवाह के समस्या के बारे में तो नैराश्य लीला और सुबह की कहानी में बताए हैं और जो बाल विधवा के वो समस्याओं को लेकर उसमें बहुत सारी बात बताए हैं। और एक क्या तो विधुवंश कहानी का हम इसमें दलित नारी के बारे में देख सकते हैं। विधुवंश में पुणे की विधवा ने
वृंदा और संताहीन गोडिन बाहर चलाकर अपना जीवन चलाती है और संयोग वंश संक्रांति के पूर्व से बुनगी को बाढ़ पर बहुत भीड़ थी। साथ साथ उससे एकादशी तथा पूर्णमासी के दिन बुनगी की जमींदार के तथा पंडित जी के बेहर में दान ढूंढने पड़ते हैं। बात यही तक सीमित न की और उसके अतिरिक्त उसे पंडित जी ने घर और उसके घर के काम भी करने के लिए पड़ते हैं। और उस दिन यदि भोजन नहीं भी मिलता है तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और क्या नारी के साथ साथ उसके बच्चों को भी इस दयनीय स्थिति का सामना करता है। उसका एक अच्छा उदाहरण है दूध का दाम। दलित जनता ने सिर्फ पुरुष नारी की ही नहीं, उनके बच्चों को भी दलित वर्ग में जन्म लेने के कारण कष्ट सहना पड़ता है। प्रेमचंद की कहानियों में दलित लड़के लड़कियों पर किए गए अत्याचार का वर्णन है। दूध का दाम कहानी में बूंगी का बेटा और मंगल और उसकी माँ के दूध के दाम पर जमींदार बाबू महेशनाथ के घर में उसका जूठन खाकर पलता है। और निम्न वर्ग के अंतर्गत चमार, शूद्र, मजदूर और भंगिया आदि आते हैं। वे आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक तौर पर उपेक्षित, अशिक्षित और दबाए जाने के कारण उनके नस नस में हीन भावना में भरे रहते हैं। वे अपने आप को हीन समझते हैं और दलित वर्ग उपेक्षित होने के साथ साथ अशिक्षित, अज्ञान होने के कारण उच्च वर्ग उनका शोषण करते हैं। उच्च वर्ग के लोग अपने आप को महान समझते हैं और अछूत वर्ग को उपेक्षित भावना से अत्याचार करते हैं। और प्रेमचंद की कहानियों में छुआछूत की भावना तो अधिक दिखाई देती है। और प्रेमचंद की मंदिर कहानी को हम इसमें देख सकते हैं। इसमें भी नारी के अत्याचार ही की जाती है। और मंदिर में जब सुखिया अपमान सहते हुए मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश करती है तो पुजारी और वहां के भक्तजन ने उसका अपमान करते हुए कहते हैं कि मार के भगा दो चुड़ैल को और भ्रष्ट करने आई है। और दूसरे भक्त तो महाशय बोले अब बेचारे ठाकुर जी भी चमारों के हाथ में भोजन खाना पड़ेगा। और इस प्रकार बहुत सारी कहानियों में इस प्रकार उन्होंने बताया है। निम्न जाति के और दलित स्त्रियों के बारे में प्रेमचंद इसलिए बताते हैं एक बात जरूर हम देखना पड़ता है। इनके कहानी में नारी चेतना को भी हम देख सकते हैं। उसका एक पुरुष से अधिक नारी समस्याओं का निडर होकर सामना करती है। प्रेमचंद जी ठाकुर का कुआं, मंदिर और खासवाली इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। समस्या है, वो समस्याओं का सामना करने में निडर होकर खड़ती है। खासवाली कहानी में ठाकुर जैन सिंह ने खास छीलने वाली मुलिया को जब छेड़ता है तो वह कहानीकार के अनुसार मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलकती है। वह कहती है फिर अगर मेरा आदमी तुम्हारे औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसे लगता? तुम उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं? बोलो क्या समझते हो? और महावीर चमार है तो और उसकी देह में लहू नहीं और उसे लज्जा नहीं है और अपनी मर्यादा का विचार नहीं है और मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। इस प्रकार वह धमकाती है। इस प्रकार निडर होकर वह अपना काम चलाती है। और उस समय से उच्च वर्ग निम्न जाति लोग स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करके किसी बहाने उन्हें दबाकर और रखते हैं और स्त्रियों के अत्याचारों में पिसती रहती है। और फिर भी कुछ नारियां उसका विरोध करती है। ठाकुर का कुआं में गंगी गुलामी के प्रति आवाज उठाती है। और उसी प्रकार विधवा की समस्या को प्रेमचंद की कहानियों में हम देख सकते हैं। और विधवा की कहानियां बूढ़ी काकी और इसी तरह गरीब की खाई कहानी को हम देख सकते हैं। और माँ धिक्कार इसमें और नैराश्य लीला और विध्वंस बूढ़ी काकी आदि में विधवा नारियों की हम समस्याओं को देख सकते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद की पूरे कहानियों में आज भी हम देखें तो वह समस्या वैसे ही उपलब्ध है। इसलिए यही वो अमर साहित्यकार वो बने हैं। हिंदी कहानीकार की आलोच्य कहानियों की तुलना करने पर तो यहाँ की नारी तो अत्याचार तो बहुत सारी सहती है, फिर भी नारी चेतना को भी उनकी कहानियों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। समय का आबंदी के कारण मैं अपना भाषण इतने से समाप्त करती हूँ।
सर धन्यवाद सर, सतीश सर, आपको धन्यवाद। धन्यवाद सफरमा जी, बहुत बहुत। तो अभी हमारा ये वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में आयोजित। इस संगोष्ठी में जितने भी जो वक्ताओं ने, प्राध्यापक बंधुओं ने जो वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और साथ ही जो भी शोधार्थी हैं, जितने भी शोधार्थी लोग हैं जो एमजी कॉलेज के हैं, सरकारी वनिता कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं, पर्चा प्रस्तुत किए हैं, उनको भी धन्यवाद अदा करता हूं। और साथ ही साथ जितने भी जो अध्यापक बंधु, दूसरे कॉलेज से अध्यापक बंधु हैं और शोधार्थी लोग हैं और छात्र छात्राएं हैं, इस पूरे समारोह, इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर अब तक जो भाग लिया है, सभी को हमारी हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और इसका संचालन करने के लिए एमजी कॉलेज से जो सुचिता जो है मेरी मदद की हैं, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद अदा करता हूं। जैसे अभी हमारा ये समारोह यहीं पर संपन्न हो रहा है। सबका धन्यवाद।